क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में करंट अफेयर 12 मई का। और यूपीएससी के अलावा जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो है पहला तो देखिए पर्सनालिटी बेस्ड हिस्ट्री का जो एक है हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है महाराणा प्रताप से। दूसरा ये है कि एक सर्वे हुआ और उसमें पाया गया है कि करीबन हर 7 हॉस्पिटल के स्टाफ में एक व्यक्ति जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड है वैक्सीनेशन के बाद भी। ठीक। तीसरा जो है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल जो है अभी हुआ है। और चौथा है कि चाइना का रॉकेट, भाई साहब इसने एक रॉकेट भेजा था अपना अपना ये खुद का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। ठीक। तो एक होता है रॉकेट लॉन्चर और उसमें जो पेलोड होता है जैसे सेटेलाइट फ्लाइट वो जाके ऊपर रह जाता है। तो रॉकेट का जो डेब्रिस होता है वो नीचे गिरता है, तो वो इंडियन ओशन में आके गिरा बिल्कुल मालदीव्स के वेस्ट में। तो बहुत ही इनकी क्रिटिज्म हो रही है कि इन्होंने एक तो पहले तो बताया नहीं, बिल्कुल जब सर पे आ गया तब बताया, तो तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक। और पांचवा ये एस्पर्जर्स जो है एस्पर्जर्स सिंड्रोम किससे संबंधित है, पूरी चीज़ जानेंगे। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है जो कि आपका 12 मई को होता है। और यूपीएससी और ईपीएफओ का जो है पेड ग्रुप चल रहा है, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। देखिए महाराणा प्रताप जी जो हैं इनको मोदी जी ने अभी इनको ट्रिब्यूट दिया है इनकी एनिवर्सरी पे, मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे, मतलब 9 मई को इनका जो है जन्म हुआ था। इनका नाम था प्रताप सिंह फर्स्ट। ठीक। 1540 9 मई को हुआ था। 19 जनवरी 1597 को जो है इनका देहांत हो गया था। और देहांत जो हुआ था वो हंटिंग करते हुआ था। क्या हुआ था कि मुगल्स ने, चलिए पूरी कहानी बताता हूँ। मुगल्स ने जो है मुगल के टाइम का आप देख ही रहे हो। ठीक। 56 के बाद से कौन आ गया था, अकबर आ गया था। अकबर को गुजरात जाना था। ठीक। और वो चाहता था कि राजस्थान से होते हुए राजपूताना वाला से होते हुए जो है रास्ता निकले। लेकिन जो है जो भी राजपूत और जो लोग थे उन्होंने तो अपने आप राजा मतलब मान लिया था मुगल्स को, ठीक, अकबर को। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने नहीं माना था। महाराणा प्रताप जी ने को जो है आपका अकबर ने भेजा भी था कि आप मेरे यहाँ जमींदार बन जाओ, इसको बोलते थे वसाल। ठीक। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने उनका कहा था नहीं नहीं ये सब हमारे साथ नहीं चलेगा, हम ये सब नहीं मानते हैं। तो जो फैलाववादी जो उनकी रणनीति थी मुगल्स की कि फैलाव अपना कर रहा था, तो उस सब में जो है महाराणा प्रताप ने काफ़ी लड़ाई करी। अब अकबर जो है उन्होंने क्या किया कि एक राजपूत के खिलाफ एक राजपूत को ही लड़ा लड़ा दिया था। और उसकी वजह से जो हल्दी और बेटर और हल्दी घाटी हुई थी। ठीक। हालांकि वहाँ पे ये इनको मार नहीं पाए थे। जीत भले ही गए थे मुगल्स लेकिन मार नहीं पाए और ये फरार हो गए, इसलिए जो हल्दी घाटी में जो है मुगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं था। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं महाराणा प्रताप जी जो है। अच्छा एक चीज़ और है, गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत इन्होंने की थी। और जो तराई के जंगल हैं, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे हुए जो जंगल्स हैं, उसमें रहते हुए इन्होंने जो है कई बार जो है जो जंगलों में रहते हुए जो है गुरिल्ला वॉर किया मुगल्स के खिलाफ में। क्योंकि अगर गुरिल्ला वॉर में क्या होता है कि जब आपकी जो है जो संख्या है वो सामने वाले से बहुत कम है तो चुपके से आओ, मारो और फिर छुप जाओ। ठीक। धीरे धीरे उनको कमज़ोर बनाते जाओ। तो वो उन्होंने किया तराई के जंगलों में। और कई सारे जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं वो जानते भी होंगे, थारू जो जनजाति होती है ज़्यादातर लोग रानाज लिखते हैं, तो वो सब ये कहते हैं कि हम जो है महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं। जब वो तराई में आए थे तब उसके बाद से रहे थे। तो उस समय भी तराई के टाइम पे महाराणा प्रताप जो लड़ाई करते रहे, गुरिल्ला वॉर करते रहे, काफ़ी मुश्किलों में रहे लेकिन फिर भी लगातार लड़ते रहे। ये इसीलिए जो है राजपूतों में काफ़ी ज़्यादा इनका मान सम्मान है। ठीक। तो ये पूरी कहानी थी। और ये देखिए मेवाड़ के ये राजा थे और ये मेवाड़ी राणा भी इनको बोला जाता था। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ दीवार जो है इनसे संबंधित है। और ये हिंदू राजपूत फैमिली में हुए थे। उदय सिंह सेकंड और जयवंता बाई के जो है पुत्र थे ये। और इनकी जो शादी हुई थी वो अजबदे पुनवार से हुई थी, बिजोलिया की थी ये। और 10 और महिलाओं से हुई थी शादी, एक इनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। 17 जो है इनके बच्चे थे और जिसमें से अमर सिंह भी थे। ठीक। रॉयल फैमिली में उदय सिंह जी जो थे उनकी डेथ हो गई। तो उनकी जो रानी धीर बाई थी वो चाहती थी जगमल बन जाए। ठीक। लेकिन जो है सबसे बड़े जो पुत्र थे प्रताप, ये राणा प्रताप, इन्हीं को बनाया गया ठीक किंग। और उदय प्रताप सिंह की डेथ के बाद 1572 के बाद में महाराणा प्रताप को बनाया गया, थ्रोन पे बैठाया गया। और ये 54th रूलर बने मेवाड़ के। सिसोदिया राजपूत थे ये। कई सारे राजपूत होते हैं
जिसमें सिसोदिया राजपूत इनका जो है वो था। ठीक, हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें यही था कि चित्तौड़गढ़ गढ़ में जो है ब्लडी सीज हुआ और वहाँ पे हार गए जो है मुगल्स को, मेवाड़ का ही रीज़न। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी कई सारे जो है जो अरावली रेंज पे कई सारे किंगडम थे जो कि अभी भी महाराणा प्रताप को मानते थे अपना राजा, और महाराणा प्रताप का कंट्रोल था। मुगल एम्परर जो है गुजरात जाना चाहता था ये अपना मेवाड़ के थ्रू। ठीक, तो इसने जो है इनसे कहा भी कि भैया तुम हमारे ज़मींदार बन जाओ, लेकिन जो है महाराणा प्रताप ने जो है मना कर दिया। बाकी राजपूत लीडर्स कई सारे बन भी गए थे। ठीक, तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे वो लोग, तो सोचा तो मुगल से ना लें, जिसमें है यू ऐशो आराम चल रहा वो चलता रहे। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, इसमें प्रताप सिंह मतलब यानी कि महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने मान सिंह प्रथम को उतार दिया, आमेर के जो थे। मतलब वही है ना कि एक राजपूत के सामने राजपूत कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, कब हुआ था? 18 जून 1576 का हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें ये लोग जीत तो गए लेकिन कैप्चर नहीं कर पाए महाराणा प्रताप को, इसलिए जो फ्यूटाइल हो गई वाली विक्ट्री, निरर्थक हो गई जीत। ठीक है, और कई सारे जो क्लोज मेंबर्स थे उनको भी नहीं कर पाए कैप्चर। और रिपोर्टेडली अच्छा, महाराणा प्रताप जी की डेथ जो है वो एक शिकार खेल रहे थे, वो मतलब कर रहे थे, तब उनकी हुई छावंड में 19 जनवरी 1597 में, एज ऑफ 56। और उनके बाद जो है अमर सिंह प्रथम ने जो है ये राजा बने। और इसके इसी साथ में हमारे महाराणा प्रताप वाला ख़त्म होता है। और हमारे जो कल के क्वेश्चन थे उसके लिए शाउट आउट है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं। फिर से अर्पित शर्मा जी, सोनाक्षी गौड़ जी, सागिर शेख जी, और आपका रुचि पांडे जी, आपका अमन दीपांकर, और निहारिका द्विवेदी। पूरे पूरे आंसर जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना सबके आंसर दिया करिए, तब जो है बढ़िया रहेगा। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए कितने अच्छे अच्छे आंसर सबने लिखे हैं। ठीक है, आप लोग भी लिखिए, और अपना जो है अपना नाम मैं आपका यहाँ पे लेके बताऊंगा किसने कैसा लिखा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल इजी सा। फोर्टिस हॉस्पिटल जो दिल्ली का है प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक स्टडी हुई सिंपल सी, और उसमें 13.3% लोग जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो गया था जिनको, ठीक, एक हुआ था मान लीजिए 2 डोज में से एक लग गया था या जो भी है, और उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो गया, फिर से पॉजिटिव निकल गया। ठीक, तो ऐसे लोग जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है और फिर से कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन किसे बोलते हैं? जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है फिर भी उसके बाद भी कोरोना हो जाए तो ब्रेक थ्रू का इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स में ये ज़्यादा पाया जा रहा है, जो वैक्सीनेशंस के बाद में ब्रेक थ्रू वाले इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो डॉक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? डॉक्टर हर समय तो चारों तरफ से तो घिरे रहते हैं बेचारे कोविड वाले इन्फेक्शन से, पेशेंट से, तो करेंगे। अगर आग से निकलोगे तो आँच तो लगेगी ही यार, भले ही कितना भी आपने वो कर लिया हो, गर्मी तो होगी ही होगी, तो वही चीज़ इनके साथ भी है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर डॉक्टर्स के हो रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे इसमें बताया गया है। ठीक, यही सब 40s में हुआ था। और ब्रेक थ्रू केसेस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अभी जो है इसमें इसके अच्छा जो ये 40s में हुआ था इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही लगी थी, दोनों ही मतलब वैक्सीन दी गई थी यहाँ के स्टाफ को, कोविशील्ड ज़्यादा दी गई थी। ठीक है, 113 जो है उसका किया गया था, डॉक्टर वर्कर आपका नर्स सबका मतलब इसमें सबको लिया गया था। ठीक है, 85 लोगों को कोविशील्ड थी, 28 लोगों को कोवैक्सीन थी, और जो है 15 करीबन जो लोग थे 113 में से 13.3% हुआ, यानी कि हर 7 में एक व्यक्ति इनको जो है हुआ। और इसमें देखिए क्या सिम्टम्स थे उन्हीं को देखा गया भाई, उन्हीं ने फिर से कराया था वैक्सीन लगवाने के बाद जिसके सिम्टम होते भाई वहीं करवाता है कोरोना का जो है टेस्ट। बाकी जो एसिम्टोमेटिक होते हैं उनका तो पता ही नहीं चलता, और वो बेचारे खुद अनजान होते हुए सब में फैलाते रहते हैं कोरोना का वायरस। तो इसमें वो फीवर, बुखार हो जाना, गले में खराश हो जाना, कफ होना, लूज मोशन, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट ये बहुत बड़ी एक वो है कि मतलब समझ लो कि भैया हो गया है। ठीक, और ये सारी चीज़ें सिम्टम 2 से 3 से 14 दिन रहते हैं। ब्रेक थ्रू वाली चीज़ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इंडिया में कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है। ठीक, तो कोई वैक्सीनेशन किसी ने लगवा लिया तो उससे कह दो कि ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठिए, या फिर बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क लगाइए। डबल मास्क में देखिए 3 प्लाई वाला सर्जिकल मास्क प्लस जो है आपको एक क्लॉथ वाला मास्क लगवाना है ऊपर,
पहले सर्जिकल मास्क पहनना है, फिर क्लॉथ वाला मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, ठीक, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करना है, ठीक। और फिर भी कोई चिपकने लगे तो उसको चपत भी लगा देनी है। मैं मतलब मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन दूर रहना ज़रूरी है यार, बहुत आदमी झेल जाता है। मैं क्या बताऊँ यार, अब सब सब लोग देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ है, आरटीपीसीआर जो जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको मतलब वो फैलाता चला जाता है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल अभी हुआ, इंडिया ने इसने पार्टिसिपेट किया, ठीक। इसमें यही डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से अनुसंधान और सहयोग किया जाए आर्कटिक रीजन में, ठीक। आर्कटिक रीजन में 8 से 9 चला था ये। और जो है पहला कहाँ पे हुआ था, यूएसए में। दूसरा कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में 2018 2016 का। 2000 ये एएसएम जो 3 हुआ है ये जापान और आइसलैंड ने मिलकर कराया है। और ये पहली बार हुआ है कि एशिया में हो रहा है। इसकी जो थीम थी, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक, ज्ञान जो है एक सतत आर्कटिक के लिए है। आर्कटिक जो आपका सर्कल है या फिर आर्कटिक ओशन, ये देखो यहाँ तक ये पूरा जो आ रहा है, ठीक। इंडिया के बताइए, पहले आखिरी में बताऊंगा मैं भी, कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा जो है इंडिया का वहाँ पे एक लैब है, एक्सपेरिमेंट लैब वाली कौन सी एक है, पर वो बताइए उसका नाम क्या है। बता चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक। और देखिए हर्षवर्धन जी ने इसको जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया का विजन भी इसमें बताया कि लॉन्ग टर्म रिसर्च करना, वर्क करना है, सहयोग करना है आर्कटिक रीजन में सभी हितधारकों के साथ में, ठीक। भारत की क्या योजनाएं हैं, योजना भारत की यही है भाई साहब। एक तो वहाँ पे रह के जो उन्होंने बनाया है अपना एक सेंटर, लैब वैब बना रखी है, वहाँ से हम आर्कटिक पे अनुसंधान और शोध ये सब करेंगे। बाकी सेटेलाइट के जरिए करेंगे, रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ठीक। और इसमें जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हम ओपन ओशन में भी एक जो है कुछ मोरिंग लगाएंगे अपना, ठीक। और जो आर्कटिक ओशन में, ताकि अच्छे से जो है इसको मॉनिटर कर सकें। और निसार जो है, निसार था, अब ये ईआर हो गया, पता नहीं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका भी लॉन्च हो गया है। और यूएसए के साथ में मिलके इंडिया कर रहा है इसरो, ठीक। निसार का एम यही है कि ग्लोबल मेजरमेंट क्या कारण है और क्या जो है इसका परिणाम होने वाला है कि लैंड सरफेस चेंजेस का, ठीक। ये इस वाले टॉपिक के अंदर एक निसार का अलग से दे रखा है, इसको ध्यान रखना कि लैंड सरफेस चेंजेस मतलब कोई जो है बर्फ़ थी तो पिघल गई, क्या हो गया, कहीं पे फॉरेस्ट था तो कट गया तो क्या हो गया, ठीक। तो लैंड सरफेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं जो भूमि की सतह पे, उसको जो है राडार इमेजिंग के थ्रू जो है उसमें शोध करेगा, क्या कारण है, क्या परिणाम हो रहे हैं, ये सब कुछ निसार के जरिए जरिए किया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, ठीक। और इसमें मदद किसकी ले रहे हैं, ये सस्टेनेड आर्कटिक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क जो है ये इसकी मदद की ली जा रही है, कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो है आपका यही है कि अपॉर्चुनिटी हितधार एकेडमी या पॉलिसी मेकर सबको आर्कटिक ओशन से संबंधित जब सारा कुछ सब लोग जो है डेटा कुछ निकालेंगे तभी तो आगे कुछ नीति बना पाएंगे। अच्छा देखो, आर्कटिक परिषद में भारत जो है पूरा मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना, एक ऑब्जर्वर है, फुल मेंबर नहीं है भारत जो है आर्कटिक काउंसिल का 2013 से। और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है इंडिया ये यूपीएससी कि इंडिया जो है इसका है क्या मेंबर। जिन बड़ी बड़ी जो ये ग्रुपिंग होती हैं उनका मेंबर नहीं है इंडिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक आर्कटिक काउंसिल हो गया, एक एशिया पैसिफिक वाला है, ठीक। इस पे सब पे क्वेश्चन पूछ चुका है वो। तो इसमें और भी ऑब्जर्वर कौन है, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर और नॉर्थ कोरिया। आर्कटिक काउंसिल क्या है, एक मतलब अंतर सरकारी जो है फोरम है जिसमें कि जो है सहयोग, समन्वय और सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात करते हैं और पर्यावरण का जो है सुरक्षा की बात करते हैं आर्कटिक की, ठीक। इंडिया और आर्कटिक का देखा जाए तो 1920 में ही जो सेवलबार्ड ट्रीटी हुई थी पेरिस में, उसको इंडिया ने उसमें साइन किया था। 2008 से जो है इंडिया ने वहाँ पे एक अपना परमानेंट रिसर्च स्टेशन बना रखा है हिमाद्री नाम से, ठीक। ये नेलसंड जो है सवलबार्ड एरिया है नॉर्वे में, और हिमाद्री नाम से है, ठीक है। और मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी भी इंडिया ने लगाई है, इंडिया एआरसी नाम से, इसको ध्यान रखना, इंडिया एआरसी। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं चीज़ें ऐसे करके बता रहा हूँ आपको, ठीक। जो कि कहाँ स्थित है, कॉन्ग्स जॉर्डन फोर्ड फ्योर्ड में स्थित है, ठीक है। 2014 में चालू किया गया था। रिसर्च जो आर्कटिक रीजन में होती है इंडिया की वो जो है कोऑर्डिनेट कंडक्ट सभी के साथ करता है। और इसको प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा।
तो ये वाली संस्था कहाँ पर है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत क्या आता है? IMD, ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मौसम विभाग जिसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चाइना का रॉकेट क्रैश हो गया इंडियन ओशियन में। बहुत ही मतलब लापरवाही करी चाइना ने, जो हमेशा वो करता है। हमेशा चीज़ें सोचता है कि यार जब तक ना लोगों को पता चले ना ही पता चले, लेकिन वो गिरने वाला था इतना करीब तो उसने बता दिया आखिरी वक्त पे। ठीक, अनकंट्रोल री एंट्री हुई अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वो जो है विघटन हो गया उसका, और इंडियन ओशन में जाके गिरा मालदीव के जस्ट पश्चिम में। मालदीव बहुत बड़ा चाइना का दोस्त बनता है, तुरंत ही निपट जाते हैं अभी ये। ठीक, तो क्या हुआ इसमें देखिए, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चाइना ने भेजा था, और अप्रैल 29 को ये 11 मिशन है, जिसमें से पहला मिशन था चाइना अपना खुद का परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है 2022 में। तो लॉन्ग मार्च किससे संबंधित है अगर पूछ लिया जाए तो चाइना अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है 2022 तक, उससे संबंधित है। एक 11 मिशन में से एक पहला मिशन था ये। ठीक, पेलोड तो कर दिया, लेकिन फिर जो उसके टूटते हैं ना चीज़ें जो निकलती हैं, वो सब वापस गिर रही थी वायुमंडल में आते हुए। तो उसको जो है पहले इसने बताना चाहिए था, बताया नहीं। फिर बाद में जब बिल्कुल इसको लगा कि यार दिक्कत हो सकती, तब इसने बताया। तो इसलिए मीडिया वाले और बाकी कंट्री जैसे USA से बहुत इसकी निंदा कर रही हैं, कड़ी निंदा हो रही है भाई साहब। तो मीडिया रिपोर्ट जो है ये कहती है कि अनकंट्रोल्ड री एंट्री हुई रॉकेट के कोर स्टेज की। ठीक है, चाइना का जो मैप है कई बार हम लोग देख चुके हैं। फिर जितनी बार लोकेशन आएगा ना, प्लीज़ मैप से जरूर देखिए। चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाइना क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं। उन्होंने कहा है कि नथिंग अबाउट द रॉकेट एंट्री अंटिल शॉर्टली, मतलब जब तक अराइवल उसका नहीं होना तब तक बीजिंग ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक, और इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है कि पहले ही बता दो एडवांस में। ठीक, अग्रिम तरीके से आपको बताना चाहिए कि ताकि यार लोग अपना बचाव कर सकें। ठीक, मान लीजिए मालदीव से गिर जाता तो यार जान माल का खतरा कितना था। ठीक, कई सारे तो हमारे हिंदुस्तानी बॉलीवुड एक्टर जाते हैं मालदीव में डुबकी लगाने, तो वो भी निपट जाते हैं इसी में। तो लेफ्ट फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने भी कहा है कि ये लॉन्ग मार्च 5B वाला, और ये गैस लगाते रहे और आखिरी में बताया ये ठीक नहीं है। एनजाइटी पूरी जो है कर दी थी पूरे कई नेशंस को। और डेब्रिस हालांकि चलो इंडियन ओशन में वेस्ट में गिरा ये मालदीव्स के। और स्पेस फेरिंग नेशन जितने भी हैं उनका ये दायित्व है कि वो पीपल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और एक पारदर्शिता बनाए रखें, जो कि चाइना ने इस वाले केस में बिल्कुल भी नहीं करी। कोई जिम्मेदारी नहीं ली, रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स को कोई मीट नहीं किया, ऐसा नासा ने कहा है। ठीक, व्हाट कॉज द रॉकेट पीस टू एंटर इनटू ऑर्बिट। देखो रॉकेट जो पेलियड, एक एक देखो ये रॉकेट हो गया। ठीक, अब इसमें कई सारे स्टेप ऑन होते हैं, कई सारे। तो अब इसने ऑर्बिट में जाके जो पेलोड था वो तो छोड़ दिया, लेकिन जो ये पूरा रॉकेट लॉन्चर था इसके जो है ये भी मतलब ज़्यादातर जो है ऑर्बिट में टहलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभार क्या होता है ये नीचे गिर जाते हैं ये इससे, तो ये अर्थ की तरफ आने लगते हैं, जल के राख भी हो जाते हैं कई सारे तो। लेकिन ये जो है राख नहीं वो, और जो है ज़मीन से टकराया, हालांकि इंडियन ओशन में गिरा। ठीक, रॉकेट जो है पेलोड को जो है छोड़ आया, बूस्टर स्टेज और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रैप ऑन लगे होते हैं, ये सब जो है ड्रॉप बैक हो गए, और ये ऑर्बिट में नहीं रहे, नॉट रिमेन इन द ऑर्बिट। स्पेस एजेंसी का प्लान यही है कि इंश्योर करें रॉकेट पार्ट जो होते हैं वो इनहेबिटेड, मतलब जहाँ पे लोग रहते नहीं वहाँ पे जाए, या फिर किसी मिडल ऑफ द ओशन में, महासागर के बीच में कहीं गिर जाए। ये लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, तो ये चीज़ है इसमें लॉन्ग मार्च के से संबंधित वाली चीज़ जो मैंने जिस पर फोकस किया उसको ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ओवरऑल स्पेस डिप्लोमेसी और इन सब में जो है मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंस हमेशा ध्यान रखो पढ़ते समय कि क्वेश्चंस कहाँ पे आ सकता है और आपको क्या पूछा आ सकता है। ठीक, अगला जो है एस्पर्गर सिंड्रोम से संबंधित है। एलॉन मस्क ने अभी देखिए, स्पेस एक्स के बिलियनियर हैं एलॉन मस्क, उन्होंने एक जो है वो रखा था लोगों के साथ मिलने के लिए, कुछ कार्यक्रम रखा था, अभी सोशल इंटरेक्शन था। तो वहाँ पे उन्होंने आते ही, क्योंकि इनको एस्पर्जर सिंड्रोम है, और उसमें ये क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन जो सामाजिक जो एक दूसरे से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कर पाते, भले ही आप कितने भी विद्वान हो, सब कुछ हो, ये एक एक तरीके से दिक्कत होती है। ठीक, बचपन से होती है लोगों को। तो एलॉन मस्क आए और उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि भैया मैं एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हूँ। तो देखो कभी भी, वैसे भी आपको बता दूं कि आपको अगर कहीं पे भी कुछ फियर लगता है, मान लीजिए किसी को स्टेज पे जाके माइक पे बोलने में दिक्कत होती है, जैसे मुझे भी कैमरे पे जो है लाइव फेशियल वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, जाओ कैमरे पे और बोल दो देखो ऐसा है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ,
और मुझे जो है थोड़ी बहुत वो हो रही, थोड़ा बहुत अगर आप लोग का सहयोग मैं चाहता हूँ तो मुझे भी फील होगा कि चलो हाँ यार, चलो अपने आप को हल्का कर लूँगा। उस तरीके से इन्होंने भी किया कि एस्पर्गर सिंड्रोम वाला जो है वो मुझे है, और मैं इसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो इसके बाद इन्होंने अपना मेंटल पीस थोड़ा सा पा लिया और फिर जो है पूरी बात करी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपल सी यहाँ पे ये है कि अर्ली यही चीज़ थी, एस्पर्गर सिंड्रोम क्या होता है और सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं चाहे इतने भी हो। और यहाँ पे ये सब गुणगान लिखा हुआ है इलॉन मस्क का। ये कई सारी इनकी कंपनियां हैं, टेस्ला बोरिंग कंपनी, ये बोरिंग कंपनी भी बोर करती रहती है इनकी, और न्यूरल लिंक, ओपन ए, ये सारी, ठीक। और एस्पर्गर, अच्छा, स्पेस एक्स का जो वो है इनका एम, वो यही है, मैंने आपको कल परसों बताया था। स्पेस एक्स का ये है कि स्पेस में जो जाते हैं लोग वो कम कॉस्ट पे जा सकें, ठीक। और दूसरा ये है कि मार्स यानी मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करना, वहाँ पे जो है आपका ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दे। एस्पर्गर सिंड्रोम जो है एक ऑटिज़म, ठीक, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। बच्चों में आपने देखा होगा कुछ अनफॉर्चुनेटली बच्चों को हो जाता है ऑटिज़म, जिसमें उनको नॉर्मल काम वाम करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और इसमें डिफ़िकल्टी यही होती है एस्पर्गर सिंड्रोम में कि सामाजिक जो बातचीत होती है उसको करने में काफ़ी कठिनाई होती है। चाहे आप स्ट्रॉन्ग वर्बल और कॉग्निटिव स्किल्स हो, मजबूत मौखिक और संज्ञात्मक कौशल हो, लेकिन उसके बाद भी ये हो जाता है, ठीक। और सोशल रिलेशनशिप बनाना किसके नाम पे रखा गया? जर्मन के एक डॉक्टर थे हैंस एस्पर्गर, उन्होंने जब इसकी खोज करी तो 1940 में, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया था। और ये पर्सन के मेंटल जो सोशल डेवलपमेंट है उसको रोकता है। चैलेंजेस क्या है? हाइपर सेंसिटिव हो जाता है लाइट से, साउंड से, टेस्ट से, तुरंत आपको जो है अजीब सा लगेगा चैलेंज, मतलब जिस भी बच्चे को ये होता है, ठीक। और गिव एंड टेक, कन्वर्जेशन नहीं कर पाता, बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और डिफ़िकल्टी विद नॉन वर्बल कन्वर्जेशन, मतलब डिस्टेंस, लाउडनेस, टोन, इन सब से भी काफ़ी दिक्कत होती है। और आपका मूवमेंट इनके ठीक नहीं होते हैं, कभी मतलब ऐसा लगता है झटक झटक रहे हैं, बेढंगापन से चल रहे हैं, ठीक। एनजाइटी, डिप्रेशन, तो भाई इतना बच्चा परेशान होगा तो हो ही जाएगी। और टेंडेंसी मतलब ये होती है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकती है, कुछ लोग इसको जो है उबर उबर भी जाते हैं इससे, ठीक। स्पेस एक्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया। हाथरॉ कैलिफोर्निया में है, गोल वही है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करो स्पेस की, कॉलोनाइज करो मंगल ग्रह को। और इनके जो वो है फैल्कन 9, फैल्कन हैवी, ड्रैगन कार्गो, ये सब स्पेस एक्स के ही जो है वो है आपके मॉड्यूल्स हैं, ठीक। और अगला हमारा सेक्शन कौन सा है? कॉमन एक IASP से, जिसमें कि हम सिर्फ पढ़कर ही नहीं बल्कि पढ़ने के बाद कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है ये समझते हैं। देखिए इसमें 2DG से संबंधित, अभी न्यूज़ में था 2DG, उससे संबंधित जो है आप इसको देख लो, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इससे संबंधित कौन से कथन सही हैं बताना है। तो देखिए पहली बात है कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG दवा विकसित की गई, क्या सही है गलत है? तो देखिए बिल्कुल बाबा वाली ये पतंजलि जो है बिल्कुल गलत है, ये पहला गलत हो गया अगर, और सही पूछा गया तो ये नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन चलिए हम पढ़ लेते हैं और भी। 2DG जो है हेल्प करता है फास्टर रिकवरी में, जो भी हॉस्पिटलाइज हैं पेशेंट और ऑक्सीजन की पे डिपेंडेंस है, तो उन लोगों को जो है ये कम ऑक्सीजन की मतलब सही रखेगा, और सारी चीज़ें हैं, कोविड-19 पेशेंट को जल्दी रिकवर कराएगा, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। आपका DGCI जो है DCGI, ठीक, डायरेक्टर जनरल ये होना चाहिए था, खैर। तो इन्होंने इमरजेंसी यूज़ के लिए बोल दिया। DRDO की जो है 2DG ड्रग है, जो कि मॉडरेट और सीवियर केसेस में कोविड-19 के जो है उसमें दी जाएगी, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। DRDO ने बनाई है, DRDO का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, इन्होंने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ में मिलकर 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG जो है ड्रग बनाई है। कोविड-19 के मॉडरेट से लेके जो क्रिटिकल वाले हैं पेशेंट, उन सबको दिया जाएगा, ऑक्सीजन से डिपेंडेंस कम होगा और जो है रिकवरी भी तेज होगी। याद हो गया ना? 2DG किसने? DRDO ने। तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारे है कि गोपाल कृष्ण गोखले, देखो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी वाला, एक हमने आज क्या पढ़ा, महाराणा प्रताप जी वाला, और दूसरा आ गया गोपाल कृष्ण गोखले जी से संबंधित। इनका भी जन्म 9 मई को हुआ था, ऐसा लिख रहा है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनका एक न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर, ठीक, वो ज्ञान प्रकाश, ठीक। तो इनका डेली न्यूज़पेपर था ज्ञान प्रकाश, और इसमें अपने वो सुधारवादी जो राजनीतिक और सामाजिक जो उनके व्यूज़ थे, दृष्टिकोण था, उसको इसमें लिखते थे। ज्ञान प्रकाश किसने लिखी? गोखले ने लिखी। और ये गोखले जी जो है मेंटोर थे, जैसे मैं आप लोग का मेंटोर हूँ, वैसे गोखले जी मेंटोर थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए?
तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कई सारे फैक्ट आपने यहाँ पे पढ़े, कई सारे फैक्ट यहाँ बताता हूँ आपको। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने फिर से महाराणा प्रताप जी को भी ट्रिब्यूट दिया था, इनको भी ट्रिब्यूट दिया था, इसलिए इनको भी जोड़ लिया गया है, कृष्ण गोपाल गोखले जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ सर्वेंट नहीं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया करके एक था, इसका फुल बताइए क्या नाम था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक, सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी शायद था। ठीक, तो ये इन्होंने बनाई थी कृष्ण गोपाल गोखले जी ने, तो ध्यान रखना। बाकी ये सेक्रेटरी थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। आयरलैंड और आयरिश नेशनलिस्ट जो थे अल्फ्रेड वेब इनको लेके आए थे। ये अल्फ्रेड वेब आपको पता होगा 1894 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। और काउंसिल ऑफ इंडिया हो और चाहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो, 1903 में भी गोखले जी को जो है इलेक्ट किया गया था, निर्वाचित किया गया था। और मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 वाला जो था, इसमें जो है काफ़ी बड़ा इनका रोल था। अच्छा बताइए, मिंटो मॉडल यहाँ लिखा हुआ है या फिर हम लोग मॉडल मिंटो बोलते हैं, तो इसमें से कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और कौन वाइसरॉय था, इसका नाम आप लोग को बताना है। ठीक, और महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक, तो बुक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। तो ये कई सारे फैक्ट्स हैं, ये इसी से डायरेक्टली पूछ लेता है यूपीएससी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का शेयर तोड़ डालिए, शेयर कर डालिए और सब्सक्राइब कर डालिए। जो भी सब्सक्राइब करे उससे जरूर करिए, घंटा जरूर दबा दे ताकि जो है आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए जैसे मैं अपलोड करता हूँ। ठीक, और यूपीएससी और ईपीएफओ का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और जो है टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चल रहा है। 8564880530 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, आप लोग से कल फिर से होगी सुबह 6 बजे मुलाकात। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।